जय श्री राम दोस्तों, मैं सी चिन्मय पाठक एंड मे 2025 अटेम्प्ट के लिए बिजनेस लॉस का एबीसी एनालिसिस में यहाँ पे लेके आए हूँ। आफ्टर गोइंग थ्रू प्रीवियस रफली 8 इयर्स के सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद एक ट्रेंड और एक एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे आपको अभी अपना रिवीजन करना चाहिए नेक्स्ट 30 डेज में, साथ ही साथ कौन से टॉपिक्स है जिनको आपको सबसे ज्यादा रिवाइज करना ही है और कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनको अगर आप हल्के से 2 या 3 बार भी रीड कर लेते हो तो भी चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी चैप्टर आप छोड़ के चले जाओगे तो भी चलेगा। इन वर्स्ट केस सिनेरियो में मान लीजिए एक आध चैप्टर छूट जाता है जो यहाँ पे सी कैटेगरी में है, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि आप सेफ जोन में रहोगे। लेकिन किसी भी चैप्टर को पूरी तरीके से निगलेक्ट करना, छोड़ना कभी भी रिकमेंडेड मैं नहीं करता हूं। मैंने पिछले अटेम्प्ट में प्रिडिक्शन किया था कि पेपर कैसा आएगा एंड गेस व्हाट, रफली 60 मार्क्स का पेपर वैसे का वैसा आया था, जिसका मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है कि मेरा प्रिडिक्शन वाला वीडियो और एक्चुअल पेपर मैंने कंपेयर करके बताया था। तो उसी ग्राउंड्स पे मई 2025 का पेपर को एनालाइज करके एक आइडिया लेने वाले हैं कि कैसे एबीसी एनालिसिस रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो जैसे कि मेरे सामने सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी ए वो टॉपिक्स है, वो चैप्टर्स है जिनको आपको प्रायोरिटी पे बहुत सारी बार रिवाइज करना है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये आपको फेच करने वाला है नॉट लेस देन 50 to 60 मार्क्स। कितने? 50 to 60 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट 3 जो अदर एसेंशियल एलिमेंट्स है, ये तो 100% श्योर शॉट हर अटेम्प्ट में आएगा। यूनिट 4 परफॉर्मेंस ये भी आता है। यूनिट 9 एजेंसी, काफी टाइम से आप देख रहे हो कि यूनिट 9 एजेंसी में रेसिप्रोकेट हो रहा है, आता है जाता है आता है जाता है, तो इस बार चांस है ये कैटेगरी ए में आ सकता है एजेंसी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, अगेन ये भी आता जाता रहता है, इसलिए यूनिट 7 जो है ये 4 यूनिट्स कैटेगरी ए में है। सेल्स ऑफ गुड्स एट सोगा में से यूनिट 2 कंडीशंस एंड वारंटीज एंड यूनिट 4 अनपेड सेलर कैटेगरी ए में है, ये भी आपको केस स्टडी यहाँ पे देखने को मिलेगा और कंडीशन वारंटीज में से सीधा थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में यूनिट 2 जो है रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स, एवरी अटेम्प्ट में इससे क्वेश्चन आता है, कुछ ना कुछ रिलेशन इसमें क्रिएट करवाते हैं, केस स्टडी देंगे लेकिन कुछ ना कुछ करके उसको रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स में ही लेके आएंगे अल्टीमेटली, जॉइंट पार्टनर्स एंड ऑल दो स्टफ इसमें आता है, तो ये भी कैटेगरी है। एंड देन कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो भी जितने भी डॉक्ट्राइन्स है, डॉक्ट्राइन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन्स ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट विल, एवरीथिंग डॉक्ट्राइन सारे यहाँ पे है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है वो बहुत ज्यादा देख के चलना है। गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी के ऊपर, किसी भी कंपनी के ऊपर केस स्टडी या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ओपीसी की, उसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसके बाद 30 to 45 मार्क्स के लिए आपको देखने को मिलने वाला है कैटेगरी बी में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 जो है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें से आएगा। यूनिट 2 कंसिडरेशन इसमें से आएगा, और मैं बताऊं इसमें से आपको आने वाला है एडिक्वेट कंसिडरेशन के ऊपर। पूरा का पूरा मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन 90% चांस है कि एडिक्वेट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, या फिर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में से सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन केस स्टडी बनेगा ही बनेगा। यूनिट 5 में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये भी मैं इसको कैटेगरी बी में रखता हूं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता है एंटीसिपेटरी ब्रीच के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहां से चांसेस है, लेकिन पूरा ही यूनिट आपको रिवाइज करना है। अगेन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से यूनिट 3 एंड यूनिट 1 जो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड फॉर्मेशन, ये वाले दोनों भी बहुत कैटेगरी बी में इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन में से तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है विंडो सेलिंग, विंडो ड्रेसिंग, या फिर लेबल जो रहता है, लेबल हम लेबल पढ़ते हैं और प्राइस देख के फिर आगे जाते हैं, बाद में पता चलता है कि उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं था वगैरह वगैरह, जो भी सिचुएशंस बनती है 100% चांस है इन दोनों में से बनेगा ही बनेगा। इसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट 1 एंड यूनिट 3 जो कि जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन, यहाँ पे डिसोल्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, डिसोल्यूशन में से आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। उसमें भी डिसोल्यूशन में भी मैं आपको बताऊं, जहां पे पार्टनर होता है, पार्टनर को निकालने का जो रहता है ना, कि उसको हम रिटायर करवा देते हैं, उसको हम गुड फेथ में हटा देते हैं, एक्सपेल करते हैं, इस पे से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। दूसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आने वाला है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन में, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, वो ये है
कि अगर डिसोल्यूशन करने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट डिसोल्यूशन के पहले हमने बनाए हैं उसकी लायबिलिटी क्या होगी, इसके ऊपर भी केस स्टडी बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसलिए ये दोनों यूनिट्स आपके लिए कैटेगरी बी में भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन एलएलपी एक्ट में से इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस है, स्मॉल एलएलपी जो है आपका, उसके रिलेटेड जितने भी केस स्टडी क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी बी में आते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी कैटेगरी बी में आता है। मैं इसको इसीलिए कैटेगरी बी में रखता हूं कि मान लीजिए मैं उसको छोड़ के चला भी गया तो भी वो 6 से 10 मार्क्स से ज्यादा पेपर में नहीं आएगा, मैक्सिमम 6 मार्क्स के लिए आएगा। और वो भी बताऊं कहां से आएगा, या तो फीचर्स पूछ लेंगे, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज चेक, किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स पूछ लेंगे, या फिर डिसऑनर ऑफ किसी भी प्रॉमिसरी नोट के ऊपर केस स्टडी पूछ लेंगे। सीधा बता रहा हूं मैं आपको, कैटेगरी बी में आने के चांसेस है। इसके बाद लास्ट आता है सर कैटेगरी सी, जहां पे जितने भी बैलेंस थ्योरीज है, बैलेंस डॉक्ट्राइन्स है, सारे बैलेंस कैटेगरी सी में आएंगे, प्लस प्लस इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और इसमें भी मैं बताऊं दो ही क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, या तो कोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा या तो मिनिस्ट्रीज के फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, मिनिस्ट्रीज के फंक्शंस या फिर कोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 8 जो है बेलमेंट एंड प्लेज, एंड यूनिट 6 जो है कंटिंजेंट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, इसको मैं कैटेगरी सी में रखना चाहूंगा, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि यूनिट 8 एंड यूनिट 6 जो है वो 3 मार्क्स से ज्यादा के लिए नहीं आएगा, और अगर आता ही नहीं है तो बेहतर है, लेकिन आएगा तो 3 से 4 मार्क्स के ज्यादा से नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, बिल्कुल 6 मार्क्स 7 मार्क्स के लिए नहीं आएगा। तो इसको आप अगर एंड मोमेंट पे नहीं रिवाइज कर पा रहे हो यूनिट 8 यूनिट 6 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, तो कोई इशू नहीं है, इसका कुछ बेसिक स्ट्रेटा आपके पास होना चाहिए, लेकिन कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी आपके पास होना ही चाहिए। तो प्लीज मार्क कर लीजिए इन सब चीजों को अपने पास, एंड उसी के साथ रिवीजन करते वक्त सबसे पहले कैटेगरी ए को रिवाइज करना है, फिर कैटेगरी बी को करना है, एंड देन कैटेगरी सी को रिवाइज करना है। याद रखना है बिजनेस लॉ लर्न नहीं होता है, किसी से भी लर्न नहीं होता है, तो कैटेगरी ए को कम से कम 5 बार रिवाइज करना है, फास्ट रीडिंग फटाफट फटाफट देखते चलो, प्लस मिनिमम 3 बार इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेना है। कैटेगरी बी को मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपको कम से कम 3 बार रिवीजन लगानी है, और इसके भी 2 बार क्वेश्चन सारे के सारे देख लेने हैं। और जो कैटेगरी सी है इसको आप सिर्फ 2 बार रिवाइज भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें से स्कोप ऑफ वाइड क्वेश्चंस है ही नहीं, इसमें एक लेवल के बाहर क्वेश्चंस आते ही नहीं। और अगर बेलमेंट या प्लेज के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना, मैं बताता हूं, जो प्लेज वाला पार्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है, या फिर वॉलेट या ऐसा कुछ मतलब ये हो गया, अपना चोरी हो गया, या फिर हम बोलते गुम हो गया, तो ये जो रहता है ना हमारा कि लॉस्ट वाली चीज है, उसके ऊपर केस स्टडी बन सकता है। और एक स्पेशल क्वेश्चन जो मुझे लगता है बनने के चांसेस है इसमें, जो मुझे लगते हैं, सबसे पहले एट्रिशन या फिर हम कह सकते हैं एडिशन। मतलब क्या सर, कि अगर मैंने किसी के पास को मान लीजिए 10 चिकन्स रखे हैं, जो 10 रहते ना हैंड्स, वो रखे हैं, और 1 साल के लिए वो रखा है, और 1 साल बाद वो बेलमेंट के तहत रखा हुआ है कि भाई तू इसको संभाल के रखना, मैं वापस आने के बाद ले जाऊंगा। होते ऐसा हो गया कि 10 की जगह 15 चिकन्स हो गए, क्योंकि 5 बच्चे हो गए, अंडे के ये हो गए, तो क्या 15 चिकन्स लौटाना जरूरी है या सिर्फ 10 चिकन्स लौटाना चलेगा? तो एडिशन के ऊपर केस स्टडी बनने का 100% चांस है, इसके ऊपर किसी ने भी केस स्टडी कवर नहीं किया है। तो मैं 1 मिनट इमीडिएटली मैं आपको बताता हूँ कौन सा पेज नंबर रेफर करना है, इमीडिएटली मैं आपको बताता हूँ कौन सा पेज नंबर रेफर करना है। ओके, सो आपको करना है जो है उसमें जो ड्यूटीज ऑफ पॉनी है, ड्यूटीज ऑफ पॉनी, ठीक है, इसको आपको बहुत ज्यादा रेफर करना है। इसमें ये एट्रिशन जो रहता है ना, एक्रीशन सॉरी नॉट एट्रिशन, एक्रीशन, तो इसके ऊपर केस स्टडी बनने के बहुत ज्यादा चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ड्यूटीज ऑफ पॉनी देख लीजिए आपके कैटेगरी सी में, जो सॉरी ये जो है यूनिट 8 उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया पूरे 8 इयर्स का एनालिसिस के बाद ये कर रहे हैं हम, तो 101% चांस है कि इसी बेसिस पे फ्रेमवर्क रहने वाला है। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी को ही अगर आप करते हो तो मान के चलिए कि आपको 75 मार्क्स का या फिर 80 मार्क्स तक आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर, एकदम इजीली। याद रखना है 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने के पीछे हमें नहीं चलना है, हमें याद रखना है एक चीज कि हमें
सबसे ज्यादा एक्यूरेसी रखनी है, हमें प्रायोरिटीज बनानी है। पहले ही 15 मिनट्स में आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में करना है। इसके अलावा कोई भी अगर May 25 वाला बच्चा है जो स्टूडेंट कैंडिडेट आंसर लिख रहा है और चेक करवाना चाहता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेजते रहिए। आई विल चेक एंड रिवर्ट इट बैक। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।